तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, आदाब। कोशिश से कामयाबी तक सीजन 2 में मैं ज़रीना वहाब दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक कलाकार होने के नाते ये मैं ज़रूर कहूँगी, फिल्मों में सबसे मुश्किल काम है कॉमेडी करना। समझिए, जिसने कॉमेडी अच्छी तरह से कर लिया तो कोई भी रोल निभा सकता है। आज के हमारे मेहमान कलाकार ने अपना करियर फिल्म इंडस्ट्री में एक कॉमेडियन के रूप में शुरू किया था और आज उनका शुमार फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों में लिया जाता है। आइए डालते हैं उनके काम पर एक नजर। पंजाब के तरन तारन में जन्मे हमारे आज के मेहमान का संबंध पाकिस्तान से भी रहा। जी हाँ, इनके पिता पाकिस्तान में थे और पंचोली फिल्म्स में एज ए कैमरामैन काम किया करते थे। बंटवारे के बाद वो ये सोचकर मुंबई आ गए कि शायद यहाँ फिल्मों में काम मिल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। इसलिए ये सब दिल्ली आ गए और सदर बाजार में रहने लगे। पिता ने फोटोग्राफी की दुकान खोल ली। हमारे मेहमान का पढ़ाई लिखाई में मन बिल्कुल नहीं लगता था। कभी मन होता कि आर्मी में चले जाएं, तो कभी किसी और चीज में। धीरे धीरे रुझान अभिनय की तरफ होने लगा। पिता भी अपने 8mm के कैमरे से बेटे को एक्टिंग करते हुए शूट करने लगे। फिर एक दिन हिम्मत करके इस लड़के ने FTI पुणे जाने का फैसला किया, जहां इनका सिलेक्शन भी हो गया। कुछ समय बाद पिताजी की दुकान बंद हो गई और उनकी तरफ से जो पैसे आते थे वो भी मिलने बंद हो गए। इस बीच 75 रुपए की स्कॉलरशिप मिली और माइम के शो करके किसी तरह इन्होंने अपना गुजारा चलाया। FTI का कोर्स पूरा होने के बाद मुंबई आए और यहाँ आत्माराम जी से मुलाकात हुई, जिन्होंने इन्हें इनकी पहली फिल्म उमंग दिलाई और उनके कहने पे ही इन्हें फिल्म लाल पत्थर में भी काम मिल गया। उसके बाद तो इस कलाकार ने अपनी कॉमेडी से सबका दिल जीत लिया और आज भी ये माइम और कॉमेडी के बेताज बादशाह माने जाते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हर दिल अजीज कॉमेडियन पेंटल का। दोस्तों, तो ये थे हमारे प्यारे पेंटल जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं। पेंटल जी, प्लीज वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। आइए बैठिए जी। अच्छा पेंटल जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप हमारे शो में आए। एक तो आप हमारे सीनियर भी हैं और हमारे गुरु भी हैं और मेरे डायरेक्टर भी हैं और मेरे साथ आपने काम भी किया है, तो इसलिए मुझे बेहद खुशी हो रही है आपका। थैंक यू ज़रीना, इट्स लवली। आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे एक बात आपके बारे में कहना चाहूँगा जी कि आप बिल्कुल वैसी लग रही हैं। यू रनिंग ऑन अ पॉज। थैंक यू। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। शायद पॉजिटिवली सोचेंगे तो काफी फर्क पड़ता है आपकी सेहत पे भी। That's what I feel। बिल्कुल। अच्छा, हम शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से, जहां पाकिस्तान से आप इंडिया आए, उसके बारे में जरा हमें बताइए पूरी तरह से। इवन आई वुड लाइक टू नो आपकी ज़बानी। पहले तो ये करेक्ट करूँगा कि मैं पाकिस्तान से इंडिया नहीं आया जी। पार्टीशन के बाद मेरा जन्म हुआ और मेरे फादर पार्टीशन के दौरान यहाँ पर आए, दिल्ली आए और रास्ते में मेरा जन्म हुआ ड्यूरिंग पार्टीशन। अच्छा, पार्टीशन के दौरान। ओके। तो बस उसमें यह है कि मैं तो ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं था, लेकिन ये है मेरे फादर की काफ़ी स्ट्रगल रही। वो वहाँ पर पहले कैमरामैन थे, पंचोली आर्ट्स करके वहाँ एक प्रोडक्शन होता था। हाँ।
तो वहाँ वो कैमरामैन थे, लेकिन पार्टीशन के बाद जब इंडिया आए तो यहाँ कोई काम मिला नहीं, अल्टीमेटली फिल्म इंडस्ट्री में भी काम नहीं मिला, तो उन्होंने दिल्ली में अपनी एक फोटोग्राफिक शॉप शुरू की थी, स्टिल फोटोग्राफर जी। तो बस उसी से गुजारा शुरू हो गया था और फिर मैं वहाँ पढ़ने लगा, बड़ा होने लगा एंड एक मकाम ऐसा आया जहाँ पर मुझे डिसाइड करना था कि अब फ्यूचर में क्या करना है। जी। लेकिन एक्टिंग का शौक शुरू से ही था, वो कहते हैं ना बचपन से एक्टिंग का शौक हाँ। था, तो मुझे भी था। हाँ। स्कूल में उल्टी सीधी चीज़ें करता रहता था, 65 में थिएटर भी शुरू किया। तो 67 में फिर मेरे फादर ने मेरा ये रुझान देख के एक्टिंग की तरफ मुझे पूना इंस्टीट्यूट के लिए रिकमेंड किया कि अगर तुम एक्टर बनना चाहते हो तो प्रॉपर तरीके से जाओ। पूना एक इंस्टीट्यूट है पूना में, हाँ। जो नया नया खोला था, तो वहाँ अगर ट्रेनिंग लेके जाओगे तो आप ज़्यादा तैयारी के साथ जाओगे। बिल्कुल। तो फिर 67 में मैंने अप्लाई किया और मैं सेलेक्ट हो गया। आप पहले बैच से थे या आपके पहले और भी बैच? नहीं, मेरा 5वां बैच था। 5वां बैच, अच्छा। मेरे से पहले 4 बैच हो चुके थे जी। और जिसमें सुभाष घई असरानी साहब पहला बैच थे, देन रेहाना जी एंड जलाल आगा, ओके। देन शत्रु साहब, देन नवीन निश्चल साहब का बैच और फिर मेरा राधा सलूजा का बैच। अच्छा। फिर हमारे बाद जया, अनिल धवन, फिर शबाना, फिर लाइक दिस, फिर जी। उनके बैच चलते रहे। गुड गुड। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में आपके पिताजी काम करते थे, जो कैमरामैन जो थे? लाहौर इंडस्ट्री में थे। लाहौर इंडस्ट्री में। तो फिर एक्चुअली इंडस्ट्री तो बॉम्बे में थी, तो आप लोग दिल्ली में क्यों सेटल हो गए? पहले यहाँ तो नहीं, वो बॉम्बे आए थे, यहाँ जरीना उन्हें काम नहीं मिला। अच्छा, He उसके wanted बाद to work, स्ट्रगल किया, काम नहीं मिला, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बिल्कुल पाकिस्तान से उखाड़ दिए गए थे। हाँ। तो कोई जरिया नहीं था, कोई जायदाद, पैसे कुछ भी नहीं थे। जी। तो सर्वाइवल के लिए फिर दिल्ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार सेटल हुए थे, मेरे दादा दादी भी दिल्ली सेटल हुए थे, तो फिर हम लोग दिल्ली ही शिफ्ट हो गए। ओके। और फादर ने फिर वहाँ एक फोटोग्राफिक दुकान खोल ली कनॉट प्लेस पे, जी। जिसका नाम मुझे आज भी याद है। इट वाज लाइलैक स्टूडियो, लाइलैक स्टूडियो, ओके। नाम रखा था। तो अभी है वो कि नहीं, वो तो फिर हमारे रिश्तेदारों का कर्म हुआ, वो दुकान खा गए, हम लोग फिर सड़क पे आ गए। अरे तो वो तो आप जानती हैं, जी जी बिल्कुल। मौका मिलने पे। हाँ। पुनः फिल्म इंस्टीट्यूट से आने के बाद आपको इमीडिएटली काम मिल गया या आपको स्ट्रगल करना पड़ा? उसकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। मुझे लकीली स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, इंस्टीट्यूट में स्ट्रगल करना पड़ा, बिकॉज जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे फादर के पास नौकरी थी, लेकिन ज़्यादा बड़ी नौकरी नहीं थी और पैसे नहीं थे। तो मेरे मामा जी ने जी। वो बिगिनिंग में मेरी जो फीस देनी थी, जो मुझे खर्चा देना था आने जाने का दिल्ली से पूना, वो सारे खर्चे उन्होंने किए, जो मेरे फादर ने रीएम्बर्स कर दिए उनको। हाँ। लेकिन 3 महीने के बाद जब हमारे एग्ज़ाम्स हुए और मैं बड़ा ब्राइट स्टूडेंट था, तो मुझे एक दिन सुबह मेरे पिताजी का टेलीग्राम आया कि बेटा मेरी नौकरी चली गई है, अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप वापस दिल्ली आ जाओ, इंस्टीट्यूट छोड़ दो। तो जरीना, आई वॉज डेवस्टेटेड, मैं रोने लगा। मुझे लगा कि यार इतनी अच्छी जगह आके इतने सौभाग्य से मुझे चांस मिला है और अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो मैं रोता हुआ जब अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा था, तो वहाँ नोटिस बोर्ड पे नोटिस आया था, जो मैंने देखा। मेरे दोस्त ने कहा कि नोटिस पे तेरा नाम लिखा है। तो मैंने जाके देखा तो उसमें ये था कि मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट खड़ा हुआ हूँ एग्जाम्स में, इसलिए पर मंथ जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की है 85 रुपीस, वो आपको अलॉट होती है। और उन दिनों 85 रुपए बहुत होते थे, बिल्कुल। और पिछले 3 महीने का इकट्ठे मिलने थे। प्लस मैंने अपने लास्ट डेज में वहाँ पर 3 महीने के लास्ट डेज में माइम शो किया था। माइम से इंस्पायर होकर, मार्शल मार्सियो का माइम देख के जी। मैंने शो किया था और उस शो में मुझे 50 रुपए मिले थे। तो अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया और मैंने अपने फादर को चिट्ठी लिखी कि डैड, यहाँ पर मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है
और मैं छोटे मोटे शो करके 25, 50, 100 रुपया महीने का कमा लूँगा, दिन में 1 शो आएगा, 2 शो आएंगे, कमा लूँगा। सो जब तक मैं मैनेज कर सकता हूँ मुझे कोर्स करने दीजिए। हाँ। तो मैंने फिर अपने ऑन माई ओन स्कॉलरशिप और ये छोटे मोटे शोज करके अपनी ट्रेनिंग पूरी की। तो मंथली फीस भरनी पड़ती थी आपको? नहीं, इट वाज टर्मिनल। ओके। हर टर्म की एक फीस होती थी। जी। और अल्टीमेटली ये हुआ कि क्योंकि पैसे ज़्यादा नहीं थे, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, तो मैं 2 जीने, 2 टी-शर्ट्स, वही एक मैली हो जाती तो रात को धो के सुबह सुखा के पहनना, प्लस मैंने नॉन वेज बंद कर दिया था बिकॉज वो महंगा पड़ता था। तो ये मैंने मुझे सुना अहद नहीं लिया दे था कि नॉन वेज नहीं खाऊंगा जब तक अपनी कमाई से नहीं खरीद पाऊंगा। ओके। तो वो मेरे दोस्त यार कहते थे, अरे यार हम पे कर रहे हैं, तू खा ले। ऐसे नहीं, आई विल हैव नॉन वेज मटन चिकन उसी वक्त खाऊंगा जब खुद कमा के। ओह, तो ये आपको ये शौक, जो एक्टिंग का शौक था, किस उम्र से शुरू हुआ था? वो मैंने कहा ना, मैं बचपन से ही ओके। लगा हुआ था लोगों को हंसाना, घर में सफ़ेद पर्दा डाल के उस पर शेडो प्ले करके कैरिकेचर करना, मिमिक्री करनी, फैंसी ड्रेस करने, अलग अलग चीज़ें। तो रुझान उस तरफ था, मज़ा आता था। और आपके पिताजी क्या चाहते थे कि आप तो एक्टर बनना चाह रहे थे, लेकिन आपके पिताजी जैसे घर वाले के सोचते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्मी में जाए, ऐसा कुछ था? नहीं, उन्हें मेरी काबिलियत पे पूरा विश्वास था कि ये कुछ नहीं बन पाएगा, क्योंकि पढ़ाई में बहुत बेकार था मैं, मेरा मन नहीं लगता था पढ़ने में। ओके। लेकिन आप ये देखिए कि एक ट्रेनिंग लेने के बाद FTII से, उस समय FII था, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTI बाद में बना। अच्छा। तो इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेने के बाद, क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट, मेरी पसंद की चीज़ थी, इसीलिए उसी इंस्टीट्यूट में कुछ सालों के बाद मैं अपने प्रोफेसर की गद्दी पे बैठा। मैंने इंस्टीट्यूट को एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट संभाला। जी, क्योंकि ये बहुत कम होता है कि शिष्य गुरु की जगह ले, लेकिन आपने वो जगह ली। मैंने वो जगह ली, और मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि सिर्फ एकेडमिक्स में अच्छा या बुरा होना इज नॉट योर क्वालिटी। जी। आप किसी चीज़ में भी अच्छे हो सकते हैं, आप अगर मेहनत करें, आपका जो रुझान है, आपकी जो एम्बिशन है, आपकी जो पसंद है, अगर उसको आप करते हैं तो आप डेफिनेटली उसमें एक्सेल करेंगे, उसमें आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो आपके मन पसंद की चीज़ है, आपकी डिवोशन, आपकी डेडिकेशन उस तरफ सबसे ज़्यादा है। एंड व्हेन यू आर फॉलोइंग, परसुइंग योर ओन हॉबी, दैट मीन्स यू आर नेवर वर्किंग इन लाइफ टाइम। आज जब मैं शूट करता हूँ तो मैं काम नहीं कर रहा होता। लाइक क्रिकेटर्स हैं, अच्छे अच्छे क्रिकेटर जिनकी ये हॉबी थी, दे आर लकी, सो आई एम लकी। इसीलिए मैं शायद प्रोफेसर साहब की कुर्सी पे भी बैठ सका। जी। क्विंटल जी, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं पेंटल जी के साथ, हम थोड़ी देर में लौटेंगे, जाइएगा मत। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं मशहूर और बहुत बहुत प्यारे से पेंटल जी से। चलिए बातें शुरू करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आप जब फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए निकले थे, जब आपके पिताजी आपको स्टेशन छोड़ने आए थे, तो सुना एक उन्होंने बहुत अच्छी सलाह और राय आपको दी है। तो हम जानना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि शायद आपके पिताजी की कही हुई बात हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत हिम्मत वाली बात हो। ज़रा आप बताइए प्लीज़। जरीना, जैसे मैंने बताया कि मेरे फादर फाइनेंशियली अच्छे नहीं थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो यही फिक्र थी उन्हें कि किसी तरह ये बेटा मेरा सेटल हो जाए। तो जब मैं स्टेशन पर था, मुझे छोड़ने आए थे, गाड़ी चलने वाली थी, तो उन्होंने मुझे साइड पे बुला के इतना कहा था, देख बेटा, तूने अपनी स्कूल की पढ़ाई वगैरह में अच्छा नहीं किया, नो प्रॉब्लम, अब तू उस लाइन में जा रहा है जहां यू वांट टू बी देयर। तो अगर तू मेरा बेटा है ना, तो अपनी पसंद की लाइन में जा रहा है, यहां कुछ करके दिखा देना। एंड आई प्रॉमिस्ड हिम कि आई विल डू इट, डोंट वरी डैड, मैं करूंगा। और ऊपर वाले की कृपा रही कि मैंने वो किया, माँ बाप की सेवा की, एक छोटा मोटा एक नाम कमाया, और जो बन पड़ा मेरी हैसियत से मैंने किया। और फिर ऑफ कोर्स
जैसे मैंने बताया कि मैं टीचर भी बन गया, ये भी हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब आपने काम फिल्म इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग शुरू की थी, आपके साथ और भी स्टूडेंट्स थे, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो आज भी काम कर रहे हैं? मेरे साथ बेसिकली एक बहुत फेमस हीरोइन हुई थी जिनका नाम था राधा सलूजा जी। वो मेरी क्लास फेलो थी। फिर हमारे एक दोस्त थे सुरेश चटवाल, जहाँ सुरेश चटवाल जी, उनकी अभी डेथ हो गई, जस्ट एक्सपायर्ड। और एक राजेश बहल करके थे, वो विलन आए थे। एक आत्म प्रकाश थे जी, वो भी एक्टिंग कर रहे हैं, आजकल टीचिंग कर रहे हैं, क्लासेस लेते हैं। सो इतने ज़्यादा कुछ नहीं थे, लेकिन मेरे बाद वाले बैच में जया, अनिल, डैनी, ये लोग थे। ये आपके बाद के बैच के? मेरे बाद वाला बैच। अच्छा, आप इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद बॉम्बे में आसानी से काम मिल गया, या आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? मेरी पहली फिल्म थी गुरुदत्त फिल्म्स की उमंग। उमंग, यस। इसका भी बड़ा अच्छा एक किस्सा हुआ कि हम लोगों ने जो पास आउट हुए थे, बॉम्बे में एक ग्रुप बना लिया था 5-7 लड़कों का कि इकट्ठे रिहर्सल अपना स्ट्रगल पे जाएंगे। तो ये होता था, एक दूसरे की हिम्मत बंधी रहती थी। तो आत्मा राम जी हमारे FTII में फाइनल एग्जाम लेने आए थे। तो उन्होंने बातों बातों में ऐसी मेंशन कर दिया था कि मैं यंगस्टर्स के साथ डांसिंग की फिल्म बनाना चाहता हूँ, नाचने गाने की। तो वो हमारे दिमाग में रह गया था। तो एक दिन हम लोग अंधेरी स्टेशन पर मिले, तो सब लड़कों ने डिसाइड किया कि चलो आज आत्मा जी को मिल लेते हैं। उन्होंने कहा था पिक्चर शुरू करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं जा रहा हूँ, फेमस स्टूडियो जाऊँगा। तो मैं ट्रेन में बैठ गया। ये लोगों ने कहा ठीक है तू जा, शाम को मिलते हैं। ये लोग नटराज स्टूडियो की तरफ अंधेरी में चल पड़े। इधर ट्रेन चली। पता नहीं जरीना क्या हुआ, प्रॉबेबली माय डेस्टिनी मुझे पुल कर रही थी। चलती ट्रेन से मैं नीचे कूद गया। अच्छा। मेरे दिल में आया कि नहीं, आई मस्ट मीट आत्मा राम जी। तो मैं कूद गया और इनको बोला कि हेलो मैं भी आ रहा हूँ। तो हम लोग आत्मा जी के ऑफिस पहुंचे, नटराज स्टूडियो, गुरुदत्त फिल्म्स। तो वहां उन्होंने कहा कि हाँ मैं प्लान कर रहा हूँ जिसमें मुझे लड़के चाहिए जो डांस कर सके। तो मेरी तो घंटी बज गई, बिकॉज आई थॉट आई एम अ गुड डांसर। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ऑडिशन लूंगा। तो सारे सुभाष घई, मैं, बलदेव खोसा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के लड़के सब ऑडिशन के लिए तैयार हो गए जी। ना। जिस दिन ऑडिशन था, आत्मा जी ने उनके स्टूडियो में पूरा अरेंजमेंट किया और सबसे पहले मुझे ही बुलाया और म्यूजिक चला। अब मैंने भगवान का नाम लिया और डांस में जो देखा था, जो आता था, सब कर दिया जी। एंड लकीली आत्मा जी को मेरा डांस बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि एक असिस्टेंट था उनका, वो भी इंस्टीट्यूट का डायरेक्शन स्टूडेंट था, चुरा एक कुर्सी मंगाओ। मेरे लिए कुर्सी मंगाई गई। अब मैं डर भी रहा हूं कि कुर्सी मेरे लिए क्या हो गया। तो उन्होंने आत्मा जी के साथ वो कुर्सी लगाई और कहा पेंटल अब तुम मेरी हेल्प करो लड़के सेलेक्ट करने में। अच्छा। बिकॉज यू गुड डांसर जी, तो सेलेक्ट करो मेरे साथ मिलकर। क्योंकि सभी आपके दोस्त थे, आपके लिए तो बहुत मुश्किल काम दे दिया उन्होंने। हाँ, बट जिन लोगों ने आके थोड़ा सा मुझे मस्का मारा उनको पास करवा दिया जी। सुभाष घई, बलदेव खोसा। ये तो सुभाष के बारे में जब मैंने बात की, सुभाष घई साहब जी, ये पहले एक्टर थे। तो जब उनके बारे में मैंने बात की तो आत्मा जी कहते हैं कि यार डांस में पर इतना कुछ। मैंने कहा नहीं सर, ही इज अ वेरी गुड एक्टर। तो हमें डांस के अलावा एक्टर भी तो चाहिए ना। ओके। अच्छे कैरेक्टर भी चाहिए जो परफॉर्म कर सके। तो आई सेड सर ही इज वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। तो सर अच्छा चलो ठीक है, ओके। सो इस तरह आई, जहां कहीं मेरी छोटी सी कैपेसिटी में हो सकता था, मैंने अच्छे वर्ड्स हर एक के लिए बोले जी। और तो देखिए ना कितने सब हो को गया। सेलेक्ट किया आपने? जो कितने लोग गए थे और उनमें से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ? अब इतना याद नहीं है, काफी लोग थे, 15-20 लोग थे। लेकिन ये है कि हमारे इंस्टीट्यूट के लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी मैंने, जी। जिसमें घई साहब थे, बलदेव खोसा साहब थे और 2-3 लोग थे, वो सब सेलेक्ट हो गए जी। सुरेश चटवाल थे। और उमंग कैसी चली, कैसी रही? उमंग ठीक थी, अच्छा। नॉट वेरी गुड बट ठीक थी, हमें एस्टेब्लिश कर दिया। मुझे असरानी साहब को हमें एस्टेब्लिश कर दिया एज कॉमेडियंस। ओके।
फिर उसके बाद मैंने सुना आत्माराम जी एक तरह से आपके गॉडफादर जैसे बन गए थे, उन्होंने लाल पत्थर भी आपको उन्होंने सजेस्ट हाँ, किया था आपका नाम। उसका भी बड़ा अच्छा किस्सा हुआ। मैं आत्मा जी का बड़ा मुंह चढ़ा हो गया था। हाँ। तो एक मुझे 700 रुपया महीने पे रखा था। मैं, घई साहब, असरानी साहब, सबको 700 रुपए। जी। 1-2 महीने बाद आत्मा जी ने मुझे बुलाया, बोला मैं तुझे 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना चाहता हूँ। ऐसे ठीक है सर। तो उन दिनों ये सिस्टम होता था कि जो एक्टर आपको पसंद है, लड़का पसंद है, उसे आप पर ईयर तनख्वाह पे रख लेते हैं। ओके। तो चाहे मुझे काम दो या ना दो। हाँ, काम दो या ना दो, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस रेगुलर थे, रोज पिक्चर बनाते थे, तो काम तो मिलता रहता था। हाँ। उनको सस्ता पड़ता था, प्लस एक एक्टर अपने पास बुक हो गया। हाँ। तो उन्होंने जब मुझे ये ऑफर दी तो उन्होंने कहा पहले साल 700 रुपया महीना, दूसरे साल 1000 रुपया, तीसरे साल 1200, इस तरह उन्होंने मुझे एक ऑफर दी। तो मैंने ज़रा नखरे वखरे किया, मुंह चढ़ा था, मुझे मालूम था ब्लैकमेल कर सकता हूँ। हाँ। तो मैंने उन्हें ब्लैकमेल किया कि पहले महीने 1000 रुपया, दूसरे साल 1500 रुपये, मतलब एवरी मंथ 1000 रुपया, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500। तो वो मान गए। अब जैसे ही असरानी साहब को, सुभाष घई साहब को, इन सबको पता लगा कि उसको 1000 मिल रहा है और हमें 700 मिल रहा है, तो आज भी कभी वो मस्ती में होते तो मुझे छेड़ते हैं कि साले तूने हमसे ज्यादा पैसे लिए। So that's so nice. वो दूसरा, वहीं पे हम एक दिन खड़े थे। हाँ। तो FC मेहरा साहब पिक्चर बना रहे थे लाल पत्थर, जी। जो मेरी दूसरी फिल्म थी। तो उन्होंने बात किया, यार तेरे पास इतने नए नए एक्टर आए हैं, मेरे एक बड़ा अच्छा रोल है नौकर का, राजकुमार के नौकर का, तो उसके लिए कोई एक्टर देना। तो मैं साथ में खड़ा था। तो उन्होंने कहा इसको ले ले, अच्छा एक्टर है। हाँ। मैं, हाँ जी, मैं रेडी हूँ। तो वो मुझे पिक्चर वहां मिल गई। ओके। तीसरी पिक्चर मेरी यार मेरा, आत्मा जी डायरेक्ट कर रहे थे। TC हमारे प्रोड्यूसर थे, उन्होंने आत्मा जी को साइन किया था। तो आत्मा जी ने उसमें मुझे जितेंद्र जी के साथ बड़ा अच्छा रोल दे दिया। अच्छा, मतलब आत्मा जी का काफी कंट्रीब्यूशन था। माय गॉडफादर, माय That's so nice. तो इस तरह बस 1 से 2, 2 से 4 मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। जैसे इंस्टीट्यूट जाते हैं तो लोग हीरो बनना चाहते हैं या जो भी है, तो आप हीरो बनने के दिमाग में आपके हीरो बनने का था या सिर्फ एक्टर बनना है मुझे? भगवान ने मुझे इतनी अकल दी थी कि मैं अपनी पर्सनैलिटी, अपना एटीट्यूड, अपना रुझान, अपना इंटरेस्ट, इन सबको समझ सकता था। जी। और मैंने ये तय किया कि मुझे इंडस्ट्री में अपने आप को एक कॉमेडियन की हैसियत से ही पेश करना है। क्योंकि आई फील कि मैं एक अच्छा कॉमेडियन बन सकता हूँ। कोशिश तो एक अच्छे एक्टर बनने की होती है, बट इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए आई शुड ट्राई एज अ कॉमेडियन बिकॉज आई एम गुड एट इट। एक बार एस्टेब्लिश हो गए फिर सारे रोल करेंगे, जो किया। हाँ, दैट्स गुड। मतलब आपने पहले से सोच रखा था कि मुझे हीरो नहीं बनना है, कॉमेडियन बनना है। हाँ, सो ये मेंटली क्लियर था और उसी के लिए काम करता था। हाँ। जैसे हमारे यहाँ एक क्लास होती थी प्लेबैक की, हमें प्लेबैक करना पड़ता था, तो मैं गाने भी सेलेक्ट करता था जिसमें कॉमेडी हो और डांस हो। सो मैं अपनी तरफ से अपनी प्रेपरेशन ज्यादा कॉमेडी की ही कर रहा था, बिकॉज मुझे लगा कि यही एक प्लेटफॉर्म है जो मुझे एंट्री दिलवा सकता है। हाँ, ये आप जब कह रहे हैं कि सिंगिंग, कॉमेडी और डांस, तो बावर्ची में आपका कुछ इसी टाइप का रोल था, उसके बारे में कुछ बताइए। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल। हाँ, बावर्ची में मुझे डांस मास्टर का रोल मिला था। और वो तोड़े भी कुछ गाए थे आपने। अरे रे 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 वो तोड़े आपको सुनाना पड़ेगा प्लीज। बड़ा मजा। उसमें भी एक किस्सा है। हाँ। ये कहानी, मेरे जिंदगी की कहानी पूरी किस्सों से भरी हुई है। उसमें किस्सा ये है कि ये जो तोड़े वाला गाना है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो वहां असरानी साहब पहुंच गए। तो ऋषिदास से बात करते करते उन्होंने कहा ये सारे तोड़े पेंटल पे पिक्चराइज होंगे। हाँ। बोले हाँ, पेंटल गाएगा इसे। बोले मरा, वो नहीं गा पाएगा, बड़े मुश्किल है। हाँ। तो ऋषिदास ने कहा नहीं, वो अच्छा एक्टर है, कर लेगा। अरे नहीं दादा, नहीं कर पाएगा। दोनों में शर्त लग गई। हाँ। मुझे उस दिन रात को कैसेट मिला और अगले दिन सुबह शूटिंग, और साथ में ये मैसेज आ गया कि इस तरह असरानी साहब ने चैलेंज किया है और ऋषिदा ने कहा है कि मैं एक ही शॉट में पूरे तोड़े एक ही शॉट में लूंगा। अच्छा। तो दादा ने कहा आप देख लो क्या करना है। मैंने जब सुने मेरी हालत खराब। जरीना सारी रात मैंने प्रैक्टिस की। हाँ। कंठस्थ कर लिया
ओके। वो इतना हो गया कि आज तक याद है। तो जरा सुनाइए प्लीज प्लीज प्लीज। शुरू ऐसे होता है, सोड़स कला बिराजत छवि छाजत पूर्ण चंद सरद रैन उजियारी अति प्यारी निरखी जोग जुगति जागरण जनहित बजाई बजाई मुरली अखंड मंडल महा रास मद निरतत दितुम दितुम दिमिका दिमिका तथैया तथैया टक 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 दिग 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 बाजत बीन मृदंग डफ मुरचंग मुरली करुण फिर समथिंग आगे थोड़ा दिनों में आपने याद दुदुम्बी बाजे गेगे की त्राम तिगदा दिगदा त्राम तिगदा दिगदा त्राम तिगदा दिगदा बंसी बट पे यमुना तट पे त्राम तिगदा दिगदा बंसी बट पे यमुना तट पे समथिंग लाइक दैट। आई थिंक यू आर ग्रेट। मतलब इतना याद करना आज तक याद है। हाँ। और ऋषिदा ने वो एक शॉट में लिया। फिर असरानी सर का क्या रिएक्शन था इसके बारे में हम बाद में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आकर मैं उनका रिएक्शन पूछूंगी। दोस्तों सुना आपने कितना टैलेंट है इनमें। अच्छा हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जानते हैं कि क्या हुआ। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं पेंटिल जी से। चलिए जानते आगे क्या हुआ। हाँ तो पेंटिल बताइए, आपने तो जो करके दिखाया, ऋषिदा की हो गई जीत और असरानी सर का क्या रिएक्शन था वो जानना कुछ नहीं, असरानी साहब झेप गए और ऋषिदा को बोले नहीं नहीं ये लड़का विल कम अप, ये विल कम अप, अच्छा काम किया इसने। और क्या निकल गए पतली गली। बट मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और पहला टेक, पहला सब विद एक्शंस विद एवरीथिंग वो करके, तो कैरेक्टर में भी इतना दम था कि मज़ा आया करने में। बिल्कुल। और आप लोग लकी हैं कि आप जैसे ऋषिदा जैसे लेजेंड के साथ आपने काम किया। बिल्कुल, मैं जरीना इस मामले में अपने आप को बहुत लकी मानता हूं, क्योंकि मैंने जितने अच्छे बड़े दिग्गज लोगों के साथ काम किया है, लाइक राज खोसला साहब, चेतन आनंद साहब, विजय आनंद साहब, ऋषिदा, गुलजार साहब, और भी साउथ के भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स, के विश्वनाथ जी एंड एलवी प्रसाद साहब। और सॉरी टू इंटरप्ट, आप गुलजार भाई के साथ उनकी पहली फिल्म थी उसमें भी मैं, हाँ उसके बारे में बताइए। हाँ उसमें भी एक बड़ा अच्छा किस्सा हुआ मेरे साथ। उस फिल्म में गाना था हालचाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो हम लोग ग्रुप ऑफ बॉयज़ हैं जो विनोद खन्ना के ग्रुप के हैं, तो हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जीत के आए, गाना गा रहे हैं। तो वो गाना सब में इक्वली डिवाइडेड था, जैसा कि होता है ग्रुप में, एक लाइन आपने, एक लाइन इसने, एक लाइन इसने बोली, इस तरह का चक्कर था। जब गाना शुरू हुआ तो पहले मुझे मिल गया लकीली, तो मैंने कुछ अच्छा कर दिया। तो पता लगा धीरे धीरे वो सारा गाना मुझ पे ही हो गया। अच्छा, हालचाल मोस्टली मेन जो गाना था वो मेरे पे आ गया जी। और उसके बाद विनोद खन्ना के पास, मतलब आफ्टर हिज एंट्री उनके ऊपर जी। तो हम दोनों को मिला के वो गाना मेन हमारा ही हो गया। ओके, तो ये इसलिए हुआ कि अगेन मैं अपने कैरेक्टर को पकड़ के, अपने डांस को पकड़ के, एक वो शायद गुलजार साहब को लगा होगा कि ये अच्छा कर पाएगा, दैट कॉन्फिडेंस उन्हें मेरे पे आया, तो मुझे वो गाना दिया। और आपके ऊपर तो बहुत अच्छे अच्छे गाने, ये तो छोड़िए, रफू चक्कर में छुक छुक चक्कर जो लड़की का रोल आपने किया था उसके बारे में बताइए। दैट वाज फैंटास्टिक। उसमें भी एक बड़ा अच्छा किस्सा हुआ था। हम लोग कश्मीर में शूटिंग कर रहे थे, श्रीनगर में, और वहाँ पे ओबेरॉयज में ठहरे थे और वहीं शूटिंग थी, उसके गार्डन में, बाहर अंदर वगैरह। तो एक दिन हम लोग शूट कर रहे थे और मैं और ऋषि कपूर लड़कियां बने हुए थे। तो लंच ब्रेक हुआ तो हम शूटिंग से अपने रूम में जा रहे थे और रिसेप्शन के थ्रू जाना था। जैसे हम रिसेप्शन क्रॉस कर रहे थे तो हमने कहा चलो वॉशरूम हो आते हैं। तो टॉयलेट में गए हम लोग। अब नाउ वी आर ड्रेस्ड एज गर्ल्स, और अंदर दो फॉरेनर जो दोपहर से दारू वारू पी रहे थे, टुन थे, वो भी यूज कर रहे थे। सडनली उनको धुनकी में जब उन्होंने साइड पे देखा तो उन्हें लगा कि लड़की खड़ी है। उधर देखा तो लड़की खड़ी है। अब
नेचुरली दे डिडंट नो कि हम लोग लड़कियां नहीं हैं। हाँ। तो हम लोग अपना मस्ती में उनसे भी थोड़ा आंख मटक्का कर करा के दोनों निकल गए, अपने रूम में आके लंच करने लगे। बाद में हमें पता लगा कि वो जो फॉरेनर्स थे दो, वो सारी शाम तक ढूंढते रहे कि वो दो लड़कियां कौन थी जिन्होंने जेंट्स टॉयलेट यूज किया था। ओह माय गॉड। पर बड़ा अच्छा लगा, बड़ा लेकिन मजा मैंने आया। तो सुना था कि एक फॉरनर तो बिल्कुल आपकी आशिक हो गई थी, वो हो गया था कि वो लड़की हाँ, तो वही मैंने डिसेंट लैंग्वेज में कहा ना, आंख मटक्का कर लिया था उसके साथ थोड़ा सा, पागल हो गया था वो तो उसको तो लगा मेरा काम बन गया। हाँ, इसलिए ढूंढ रहे थे आपको। अच्छा, इसके बाद एक और फिल्म आपकी बहुत बड़ी फिल्म थी, सत्ते पे सत्ता, उसमें हाँ, भी मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा, उसके बारे में बताइए। उसमें तो बहुत काफी उसके बारे में तो जरीना मैं बताने लगूंगा ना तो आपके 4-6 शो खत्म हो जाएंगे। नहीं, थोड़ा सा तो बिकॉज बता दीजिए। बहुत बढ़िया रहा एक्सपीरियंस, बड़ा मजा आया वाकई। जी। मुझे ये लगा कि ये 7 भाई हैं, हमारे में जो प्यार, जो मस्ती, जो केमिस्ट्री इकट्ठापन, बहुत अच्छी थी आप सबकी। मस्ती। या। और इसीलिए हमने इतना एंजॉय किया कि देखने, आज भी अगर आप पिक्चर देखें तो आपको वो मस्ती जनरेट होती है, वो टच करती है, बिकॉज वी आर एंजॉयिंग। उसमें आपको ये बताऊं कि इतना हम लोग घुल मिल गए थे, इतना मजा आता था, इतनी टुगेदरनेस थी कि हम लोग कश्मीर गए थे 17-18 दिन की शूटिंग के लिए, आउटडोर। श्रीनगर में अगेन सोनमर्ग, श्रीनगर वगैरह शूटिंग करने गए, और वहाँ 17-18 दिन का जो शेड्यूल था, जिसमें अमित जी थे, हम सब लोग थे, हेमा जी थी, अमजद भी थे, और सब लड़के लड़कियां थे। जब भी हमारे डायरेक्टर राज सिप्पी साहब कहते थे कि पैकअप करें, तो हम कहते थे नहीं, एक सीन और कर लेते ना। तो रात को 10-11 बजे तक हम लोग शूट करते थे, सुबह 6-7 बजे आ जाते थे। अच्छा। तो हमने वो 18 दिन का शेड्यूल गानों के साथ, 3.5 गानों के साथ 12 दिन में खत्म कर। वाओ, दैट्स नाइस। नाउ यू इमेजिन कि हमारा दिल ही नहीं करता था कि हम कमरों में जाएं। और फिर इकट्ठे मस्ती मजाक में इतनी अच्छी फिल्म बन गई कि वो हमारी जिंदगी की एक यादगार फिल्म है, हमारे वो लम्हों की एक यादगार फिल्म। हाँ, इवन दर्शकों के लिए भी वो यादगार फिल्म है। उसमें अमित जी के साथ आप लोगों का रिलेशन कैसा था? बहुत, वही मैंने कहा ना, वी वर ऑल, मतलब आप लोग जब मस्ती करते थे, अमित जी आल्सो यूज्ड टू वन ऑफ देम, ओह दैट्स सो नाइस, लीडर। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं मैं इतना बड़ा स्टार हूँ तो अलग रहे। नेवर नेवर नेवर। वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों को अलग अलग मेकअप रूम्स दिए जाते थे, लेकिन हम लोग जाते नहीं थे, सब एक ही रूम में इकट्ठे, कोई किसी के पेट पे लेटा है, कोई किसी की टांग पे लेटा है, कोई इधर। मस्ती मजाक, टुगेदरनेस, प्यार बहुत था, बहुत अच्छा था। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, उसके बाद अच्छी अच्छी फिल्मों में करने के बाद माशाल्लाह आपका तो नाम बहुत अच्छा हो गया और आपकी अच्छा करने लगे। तो व्हेन यू कॉल योर पेरेंट्स ओवर हियर, आपके माता पिता यहाँ कब आए? वो तो जिस दिन मेरा 700 रुपए से 1000 रुपया हुआ था शुरू में। अच्छा, तभी आ गए थे? और क्या। ओह दैट्स सो नाइस। और उनका क्या रिएक्शन था? नो, दे वर वेरी हैप्पी। हाँ, उसमें एक और बड़ा अच्छा किस्सा हुआ। मेरी एक पिक्चर बनी थी, खोटे सिक्के। खोटे सिक्के के एंड में डाकू मुझे उठा के ले जाते और मेरा खून कर देते हैं, और मेरी डेड बॉडी को विलेज में छोड़ जाते हैं, जहां मेरा भाई और उसके दोस्त, जो ये खोटे सिक्के हैं, ये बदला लेते हैं और डाकुओं को ख़त्म करते हैं। ये कहानी थी। तो उसका प्रीमियर मैं अपने माँ बाप को लेके गया। ये मेरी माँ बैठी हैं, मैं बैठा हूँ, डैड बैठे हैं, और सब लोग, हम लोग पिक्चर देख रहे हैं। जैसे ही मेरा वो सीन आया, मेरी माँ ज़ारो कतार रोने लगी। और हमारे यहाँ पे जपजी साहब का पाठ होता है, वो पाठ शुरू कर दिया मेरी आत्मा की शांति के लिए। ओह स्वीट। मुझे कहना पड़ा, बीजी क्या कर रहे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, वो कैरेक्टर है। बोले नहीं नहीं काका, फिर भी कोई गल नहीं, मैनू कर लेने दे। उनको तसल्ली हुई पाठ करने के बाद। मतलब इतना इन्वॉल्व हो गए वो। बिल्कुल, कितना अच्छा लगता होगा ना तभी। दैट्स सो नाइस। हाँ, अभी आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहूँगी। आपने कब शादी की? आपकी क्या लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? ये भी एक कहानी है, लेकिन शॉर्ट में बताऊंगा कि मेरी अरेंज्ड मैरिज। जी। मेरा एक
दोस्त, बचपन का दोस्त, who recently passed away, ओह आई एम सो सॉरी। उसकी बहन थी। हाँ। तो वो मेरे पास आया था, मैं एक्टर बन गया, तो उन्हें एक रिश्ता आया था किसी डायरेक्टर का। तो वो मेरे पास आया कि इस डायरेक्टर के बारे में, मेरी बहन की शादी के लिए प्रपोजल आया, तो बता दे। तो मैंने बताया कि ऐसा नहीं है, ये नहीं। तो अल्टीमेटली उन्हें वो फिर रिश्ता पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद मैं बम्बई से दिल्ली गया, बाय रोड वी वेंट, मैं और गोफी, और हम लोगों ने जाके वहाँ पर दिवाली मनानी थी। पेरेंट्स सब अभी वहीं थे। तो फिर मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने कहा आजा मिलते हैं, बैठते हैं। फिर मैंने कहा तेरी बहन कहाँ है जिसकी शादी के लिए तू आया था? तो देन आई मेट दिस गर्ल फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके। और देखते ही लगा कि अच्छा है। देन फिर उनकी मदर ने मेरी मदर से बात चलाई, एंड दैट्स हाउ ये रिश्ता पक्का हुआ। सो मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा साला बन गया बाद। ओह दैट्स सो नाइस। क्या नाम था आपके दोस्त का? जवाहरलाल जवाहरलाल। ओके। मल्होत्रा। ही जस्ट एक्सपायर्ड लास्ट मंथ। चलिए आपकी शादी की खबर तो बहुत अच्छी है। आई मेट योर वाइफ, शी इज़ वेरी हाँ जी। नाइस। हमने साथ में काम किया है, बहुत खूबसूरत भी है। जिसके बारे में और आगे जाकर बात करते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, पेंटिल जी कितने इमोशनल हो गए। दोस्त होते ही कुछ ऐसे हैं। चलिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे, जाइएगा मत। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बातें शुरू करते हैं पेंटिल जी से। पेंटिल, हम लोग तो फिल्मों के बारे में काफ़ी बात कर लें ना, हम टीवी शो कर रहे हैं, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। आपने टीवी के लिए एक बहुत ही बढ़िया शो किया था जिसमें आपने प्ले किया था शिखंडी का रोल, उसके बारे में बताइए। महाभारत एज इट इज ना भूलने वाला एक्सपीरियंस। बिल्कुल। उसमें भी मैंने काम किया एक्टरों के साथ, हाँ। अच्छे लोगों और के चोपड़ा साथ, साहब, एंड चोपड़ा साहब ऑफ ऑल द पीपल, एंड रवि चोपड़ा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वेरी डियर फ्रेंड। उनके साथ उनकी फिल्मों में भी काम किया। जी। तो मैं एक अदद ऐसा एक्टर हूं महाभारत में जिसने 2 कैरेक्टर किए, 2 रोल्स किए। ये बहुत कम लोग जानते हैं। पहला रोल मुझे दिया गया था सुदामा का, अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रोल इतना लंबा नहीं गया। तो बाद में जब ये शिखंडी का कैरेक्टर आया तो मुझे बुलाया गया कि ये कैरेक्टर आप करेंगे। तो राही मासूम रज़ा साहब ने मुझे जब वो कैरेक्टर एक्सप्लेन किया तो बिलीव मी, उन्होंने इतना अच्छे तरीके से मुझे उस कैरेक्टर, उस लेडी के दिल की व्यथा बताई कि उसका रिवेंज एंगल कितना स्ट्रांग होगा, ये कैरेक्टर, कि वो मेरे दिमाग पे बिल्कुल छा गया, अंकित हो गया। हाँ। तो जब मैं शूटिंग के लिए जाता था और मैं कॉस्ट्यूम पहनता था तो बिलीव मी जरीना, ऐसे लगता था कि वो योद्धा, वो बदला, वो शिखंडी अंदर आ गया। इसकी वजह से वो कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग बाहर आया। बिल्कुल। और अगर सच बताऊं तो मेरे 350 से ज़्यादा फिल्में, 70-80 से ज़्यादा सीरियल्स, इन सब में वन ऑफ माई फेवरेट परफॉर्मेंसेस इज शिखंडी। मेरे बहुत दिल के करीब है। हाँ। क्योंकि वो कुछ अजीब दुनिया में मुझे ले जाता था। बिल्कुल। तो बड़ा मज़ा आया। हाँ। और उसमें पूरी हेल्प मुझे रवि चोपड़ा साहब की मिलती थी टू परफॉर्म जिस तरह मैं चाहता था। फिल्मों में आपने डायरेक्ट किया? फिल्म्स नहीं, फिल्म क्योंकि डायरेक्ट टेलीविजन में तो डायरेक्ट किया, जिसमें मैंने भी आपके साथ काम किया था। तो ये डायरेक्शन का आपको कब से शुरू हुआ काम डायरेक्ट करना है, या आपकी पहली सीरियल कौन सी थी और आगे जाके और क्या करना चाहते हैं डायरेक्शन में? वो बताइए। मैं डायरेक्शन में शुरू से ही इंटरेस्टेड था। जी। मैं ऑब्जर्व करता रहता था। होता क्या था कि लोग शॉट दिया, रूम में जाके बैठ गए, लेकिन मैं सेट पे बैठा रहता था। मैं डायरेक्टर से पूछता रहता था, डायरेक्टर्स लाइक चेतन साहब,
विजय आनंद साहब, राज खोसला साहब, इवन गुलजार साहब, मैं बैठा रहता था, ऑब्जर्व करता था कि ये शॉट के बाद अब ये शॉट लगा रहे हैं तो ये शॉट क्यों लगा रहे हैं, क्या है क्या नहीं, या पूछ लेता था जो मेरे मन में बात आती थी। तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो बढ़ता रहा। फिर मुझे एक मौका मिला कुछ एड फिल्में बनाने का, अच्छा, जो मैंने डायरेक्ट की, कंसीव की, डायरेक्ट की, तो उससे मुझे अच्छा लगा। ओके, एंड धीरे धीरे फिर फिल्मों का तो मेरा इतना हाथ नहीं पहुंच सका, अब मैं कर रहा हूं फिल्म, लेकिन सीरियल में मुझे दूरदर्शन में मेरा एक सीरियल अप्रूव हुआ जो मैंने प्रोड्यूस भी किया, डायरेक्ट भी किया, और उसमें मेरे पार्टनर राकेश अग्रवाल साहब हैं, उन्होंने मेरी मदद की। तो हमने एक अच्छा प्रोडक्ट जिसमें आपने काम किया था, उसके बाद अब मुझे लगता है कि मैं काफ़ी प्रिपेयर हो गया हूं और मैं कर सकता हूं। अभी मैंने डीडी सह्याद्री के लिए भी एक सीरियल डायरेक्ट किया है, अभी मैं फिल्म्स डिवीज़न के लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के लिए फीचर फिल्म बना रहा हूं। तो अभी आई एम फुल टाइम गेटिंग इनटू इट। ओके, पर वही है कि डायरेक्शन का मज़ा, वो शेर को खून लगने वाली बात होती है ना, तो मैंने जब किया तो मुझे अच्छा लगा। उसी तरह जब मैं एक और एस्पेक्ट जो टीचिंग का है, जिसकी वजह से मैं पूना इंस्टीट्यूट में अपने गुरु की गद्दी पे बैठा, वो भी मुझे खून का स्वाद तनेजा साहब ने लगाया था। 1976 जब पूना में इंस्टीट्यूट में एक्टिंग कोर्स बंद हो गया था, हाँ, तो सर ने बॉम्बे में खोला था उन्होंने। और उस वक्त अनिल कपूर, गुलशन ग्रोवर, रजा, ये अपना मजहर खान एंड मदन जैन और सुरेंद्र पाल, ये सब पहले बैच के स्टूडेंट थे। तो मुझे तनेजा साहब ने फ़ोन करके बुलाया था कि मेरे इस बैच को माइम की क्लासेस के लिए आप आओ। ओके, तो मैं शूटिंग भी करता था, आके माइम की क्लासेस भी लेता था इनकी। तो वहाँ से मुझे वो शौक और वो मज़ा आने लगा कि यार टीचिंग बहुत अच्छी और बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। तो मैं अपने आप को एज अ टीचर ऑल्सो ट्रेन करता रहा, सीखता रहा और फिर क्लासेस लेके सिखाता रहा। फिर मैंने हमारे वो और इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है नमित किशोर, उनके यहाँ भी 11-12 साल क्लासेस ली। अच्छा, हाँ, ओके, वहाँ भी बड़े अच्छे अच्छे लोगों को मिला जो आज बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े, लाइक सोनाली बेंद्रे वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट, देन और भी काफ़ी है। अपना खुद का एक्टिंग स्कूल खोलने का नहीं सोचा आपने? नहीं, मैं बिजी रहा। जैसे FTI में मैंने पढ़ाया, हाँ, फिर वो मैंने कहा ना राकेश अग्रवाल साहब, हाँ, जिन्होंने मेरे साथ सीरियल प्रोड्यूस किया था, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोला था मेरठ में, IFTI जी, तो उसमें मैंने बहुत साल पढ़ाया। ओके, अब वो भी बंद हो गया है। फिर रोहतक में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोला था, तो मैं वहाँ भी डीन था। तो लाइक दिस कलकत्ता, आगरा, कानपुर, इधर उधर हर जगह मैं जा के क्लासेस लेता था, तो उसकी वजह से अपना इंस्टीट्यूट खोलने का मौका नहीं मिला। हाँ, ये तो आपके शौक की बात थी जो आपने किया। आपके एक और शौक के बारे में मैं जानना चाहूँगी, जो मेरा भी शौक है, मैं भी बहुत बहुत अटैच्ड हूँ पेट्स के लिए। मैंने सुना आप 100 से ज़्यादा कुत्तों को, मतलब मैं कुत्ते तो नहीं बोलूँगी, वो तो बहुत प्यारे हैं, बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों को ही बोलती हूँ। मैं मेरे घर भी जाती हूँ तो मेरे बच्चे कहाँ हैं, सबसे पहले मैं वही पूछती हूँ। मैं तो सुना 100 से ज़्यादा बच्चों को आप खाना खिलाते हैं, वो बात उसके बारे में बताइए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। क्या है ज़रीना, पहले हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, जब आप जवान होते हैं तो ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता, लेकिन शादी के बाद मेरी वाइफ वो बहुत एनिमल्स लवर है, शायद इसीलिए मेरे से शादी की उन्होंने। तो उनका रुझान ये पेट्स की तरफ बहुत था, स्ट्रेस की तरफ बहुत था। उनमें वो दया भाव इतना था कि धीरे धीरे मैं भी उसी रंग में रंगता गया। तो हमने अपने सोसाइटी के आसपास 2-4 को खाना खिलाना शुरू किया। वो 2 से 10 हुए, 10 से 50 हुए, 50 से 100 हुए, 100 से 125 हुए, 150 हुए। तो अभी फ्रॉम लास्ट 27-28 ईयर्स एवरी नाइट जितने हमारे इलाके के स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको खाना रात को एक टाइम चिकन एंड राइस मेरे टेरेस पे बनता है। और फिर हमारा एक ख़ास एक लड़का है, वो बच्चा जाके सबको साइकिल की घंटी मारता है, वो लोग आ जाते हैं, उन्हें खाना खिलाता है और वो फिर चले जाते हैं।
that's so nice. सिर्फ 26 जुलाई 2005 में जब बहुत बारिश आई थी, हाँ. उस रात नहीं खिला सके थे, अदरवाइज एक दिन का गैप नहीं आता। Oh. हम नवरात्रे में पूरी पूजा करते हैं, लेकिन उनके लिए भगवान से माफ़ी मांगे कि इनके लिए चिकन और राइस बनेगा, उसके लिए माफ़ कर दीजिए। जी. तो ये, और फिर कई बच्चों को जिनका कभी एक्सीडेंट हो गया तो उठा के हमने ट्रीटमेंट कराई, कई बच्चों को कैंसर हुआ तो उनकी कीमोथेरेपीज, उनके लुक आफ्टर, और ऐसे बच्चों को जिनको मेरी वाइफ ने या हमने या सेव किया है, उन्हें जब कोई एडॉप्ट कर लेता है, जब कोई अच्छा घर मिल जाता है तो बहुत अच्छा बहुत लगता अच्छा लगता है, that's true. है। तो ये एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से ये ना बोल पाने वाले बच्चों के लिए, ये तो बहुत अच्छा और बहुत अच्छा काम लगता कर रहे हैं आप. बहुत सुकून होता है। कई बार लोग पूछते हैं आप कैसे कर सकते हैं इतने सालों से, मैंने कहा मैं कुछ नहीं, आई एम जस्ट अ जरिया, करने वाला तो वो है। वी आर नथिंग, वी जस्ट द मीन्स। चलिए, ये तो हो गई अपने वो बच्चों के बारे में जो मैं भी उन्हें अपने बच्चे कहती हूँ। अब वो बच्चों के बारे में बताइए जो आपके अपने हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है जो बड़ी है और एक बेटा है। ओके, बेटी शादी करके वैंकूवर में सेटल्ड है, वहाँ काम कर रही है, गुड। और बेटा मेरा फिल्मों में आ चुका है। ये आपने भी उनके फादर का रोल किया था ना? हाँ, अभी एक पिक्चर आई थी 30 मिनट्स, हाँ, उसमें वो लीड कर रहा था और उसके फादर का रोल मैंने आप किया ही ने था। किया था। हाँ। यार, दैट्स नाइस। उसने बचना है हसीनों में काम किया, रास्कल्स में काम किया संजू के साथ, जी। और रणबीर के साथ किया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब रणबीर के साथ उसने किया था, तो मैंने कहा एक तरफ चिंटू के साथ मैंने किया था, मतलब हाँ, ऋषि जी के साथ मैंने किया था, और उनके बेटे के साथ मेरे बेटे ने काम किया। दैट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। हाँ। फिर हितेन पेंटल नाम है उसका। हितेन ने फिर अभिषेक के साथ एक ऐड भी किया था, तो वो भी अच्छा लगा था। वो भी बहुत वो अच्छा कुछ है। फोन वोन का ऐड था। आइडिया का था। हाँ। अच्छा लगा पेंटल आपसे बातें करके। हमारे शो का एक छोटा सा लास्ट में हम सेगमेंट करते हैं रैपिड फायर। मैं कुछ सवाल पूछूंगी, उसका एक एक लाइन में आप जवाब दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, कॉमेडी करने की प्रेरणा आपको किससे मिली? मुझे भगवान से मिली। ओके। अपने आप ही होती गई। मैंने कभी सोचा नहीं, कभी कोशिश नहीं की, बस जो करता था फनी होता था। अच्छा, किस हीरो के साथ कॉमेडी करके ज़्यादा अच्छा लगा आपको? मोस्टली ऑल द हीरोज, नेमली बच्चन तो साहब, बच्चन बच्चन साहब, चिंटू, इन सब के साथ कॉमेडी करने में बड़ा मजा आया। एंड ऑफ कोर्स, हाउ कैन आई फॉरगेट, संजीव कुमार साहब। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, आपकी अपनी कौन सी फेवरेट फिल्म है जिसमें आपको आपका परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगा? हाँ, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज आप एक कैरेक्टर करते हैं तो उसे हमेशा अपना बना के करते या हैं। लेकिन कॉमेडी की बात करें, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई यार मुझे वो याद आता, जैसे मेरी अपनी फिल्मों में मैं एक फिल्म के लिए हमेशा सोचती यार उस फिल्म में मेरे को बहुत अच्छा लगा, ऐसे होता है ना। तो वैसे कौन सी फिल्म है? फेवरेट में मैं एक तो नहीं 2-3 का नाम लेना चाहूंगा, जैसे हाँ, तो बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम। रफू चक्कर है, जी। सत्ते पे सत्ता है, हाँ। जवानी दीवानी है, खोटे सिक्के, फ्यू फिल्म्स। और आज की किस कॉमेडियन में आपको अपनी झलक नजर आती है? किसी में नहीं, इंडिविजुअल। अच्छा, आपके फेवरेट कॉमेडियन कौन है? मोस्टली सारे, मोस्टली लाइक सारे, सारी। क्योंकि देखो क्या होता है, ये हिपोक्रेसी वाली बात नहीं है, लेकिन हर कॉमेडियन में, हर कलाकार में एक अपना नयापन है, एक अपना यूनिकनेस है, तो मैं उस यूनिकनेस का कायल हूं। अब जॉनी लीवर साहब हैं, कपिल शर्मा हैं, जी, सब अपनी और अपनी जगह है। कितने लोग हैं, उनकी टाइमिंग, उनका सब वो अच्छा लगता है। हाँ, सबका अलग अलग तरीका है अपना काम सबका करने अलग अलग स्टाइल। अब हमारे जमाने में जॉनी भाई का अलग स्टाइल था, महमूद भाई का अलग। बिल्कुल। अब महमूद भाई मेरे फैन थे। हाँ, क्यों? ओके। वो इतने बड़े कलाकार और मेरे फैन कैसे हो सकते हैं? बट उन्हें भी मुझे, मेरे में कुछ अलग दिखा होगा। बिल्कुल। लाइक राजेंद्र नाथ जी थे, सो मेनी, सब अपने सब यूनिक थे, सब अलग थे, सब हीरे थे, सब प्यारे थे। अच्छा, आपके दिल के करीब क्या है, फिल्में या माइम शो? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस। अच्छा, चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो माइम हो, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो यहाँ हो। ठीक है। अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? शायद मर गया होता। अरे कमाल करते, कैसी बात पूछ लिया मैंने भी।
नहीं, जैसे होता है ना वहाँ, हाँ चलो चलिए। मैं कुछ सोच ही नहीं सकता हाँ इसके सिवा, चलिए। क्योंकि आज मुझे 50 साल होने वाले हैं। 50 साल, उफ, गुड। 50 साल जिसने ये काम किया वो दूसरा जहन में आ ही नहीं सकता। या बिल्कुल। आई कांट थिंक। मैं या 19 साल का था जब मैं एक्टर बनने आ गया था। गुड। 19.5 में मुझे मिल गया था रोल। दैट्स नाइस। ट्विंकल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके बाजू में किताब रखी हुई है, उसमें आपकी तस्वीर है। एक छोटा सा मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए लिखिए और एक ऑटोग्राफ दीजिए। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां सी बुलंदी तक। कोशिश से कामयाबी तक, 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 कोशिश से कामयाबी तक।